Mrs. Sunita Agarwal is from a society from Mira Road East, and she will speak about her various experiences and struggle in her society and before the ward cooperative registrar. She has done a lot of work. बगैर डरे हुए उन्होंने काफी कुछ किया हुआ है. उन्होंने भी ऐसा कोई एक्सक्यूज नहीं सोचा कि मैं ये करूंगी नहीं तो कुछ नहीं होगा, मुझे पैसे खिलाने पड़ेंगे, मुझे सोसाइटी के लोग मेरे पीछे पड़ जाएंगे. वो सब सोची बगैर उन्होंने काफी हिम्मत से काफी कुछ किया हुआ है. लेट अस हियर इट फ्रॉम हर डायरेक्टली. We welcome you, activist Mrs. Sunita Agarwal. Please proceed and share your experiences with our friends. Thank you. नमस्कार सबको, मेरा नाम सुनीता अग्रवाल है. सर ने बताया तो मीरा रोड ईस्ट में रहती हूँ. And since 2015, I'm fighting against the society. In July 2015, हमारे उस सोसाइटी में इलेक्शन हुआ, जिसमें कमिटी में मुझे लिया गया. 2 लेडीज लगता है, इसलिए मेरे को लिया गया. और उसमें फिर मतलब ये एक्सपीरियंस आया मुझे कि जो चेयरमैन सेक्रेटरी है वो सब कुछ सिर्फ वो ही 2 लोग कर रहे हैं, ना तो कमेटी मीटिंग ज्यादा कुछ लेते हैं. और जो हमारी सोसाइटी में 111 मेंबर है, तो 1 लाख के ऊपर जो एक्सपेंसेस है वो लोग खुद ही अपने मन से कर रहे हैं. दूसरी सोसाइटी के साथ कोऑर्डिनेट करके 3-3, 4-4 लाख का काम कर रहे हैं, लेकिन कमेटी में कुछ बताने को तैयार नहीं है. बाकी लोग कुछ बोलने को तैयार नहीं थे. मैंने उनको फिर लिखा कि आप एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह कैसे चला सकते हैं सोसाइटी. हम सब मेंबर है और एज पर द रूल हम सब रिस्पॉन्सिबल है. ये जो भी आप करेंगे उसमें हमारे भी भागीदारी होगी. ये फाइनेंशियल मामला है. लेकिन उनको तो जो करना था वो ही कर रहे थे वो लोग. उन्होंने कुछ ध्यान नहीं दिया क्योंकि मैं अकेली बोल रही थी. फिर कुछ दिन के बाद में मैंने 2-4 बार उनको इस बात के लिए आगाह किया, लेकिन उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया. तो फिर मैंने डिप्टी रजिस्ट्रार के यहाँ पे किया. डिप्टी रजिस्ट्रार के यहाँ बहुत बार कंप्लेंट किया, लेकिन एज यूजुअल उन्होंने कोई नहीं लिया. फिर मेरे ध्यान में आया कि इन्होंने 14 और 15 में 2014 एंड इसमें एजीएम बहुत लेट लिया. एक अक्टूबर में लिया, एक नवंबर में लिया. तो वो कंप्लेंट मैंने वहां पे किया. उसकी वजह से हेयरिंग हुआ और हेयरिंग में उन्होंने सिर्फ सेक्रेटरी को निकाला, डिबार किया 5 इयर्स के. तो मैंने ये गलत था क्योंकि उन्होंने दूसरे ऑर्डर्स में नहीं देखे थे सोसाइटीज के. उसमें उन्होंने पूरी कमेटी को भी निकाला हुआ था. किसी में उन्होंने सिर्फ चेयरमैन, सेक्रेटरी और ट्रेजरर को भी निकाला हुआ था. और किसी में मेरे जैसा ही केस था कि सिर्फ सेक्रेटरी को डिबार किया था 5 इयर्स के लिए. तो मैंने उसको चैलेंज किया डीजीआर के यहाँ पे. डीजीआर के यहाँ पे मैंने 2018 मार्च 2018 में चैलेंज किया. उसके बाद में वो रिजल्ट आया उसका 2020 मार्च में उसका मेरे को ऑर्डर मिला. उसमें रिमांड बैक किया गया और डिप्टी रजिस्ट्रार के पास वापस कि इसमें मतलब उस ऑर्डर में क्लियर लिखा है कि यस दोनों मीटिंग्स टाइम पे नहीं ली गई है और ये लोग जो कमेटी वाले थे वो कोई भी डॉक्यूमेंट्स रिलीज नहीं कर सके और मेरे पास पूरे एविडेंसेस थे. उसके बाद में इधर रिमांड बैक हुआ तो उसका पहले नोटिस भेजा गया सबको. मैंने इसमें डाला था सबको पार्टी बनाने की, सारे मेंबर्स उसमें डाला गया. उन सबको किसी ने कोई रिस्पांस नहीं दिया. पहली नोटिस, दूसरी नोटिस, तीसरी नोटिस में उन्होंने हेयरिंग का डेट दिया. उस दिन एक दिन हेयरिंग हुआ. आप बिलीव नहीं करेंगे, उस हेयरिंग में डिप्टी रजिस्ट्रार ने एक सिंगल सेंटेंस उस मीटिंग के बारे में, उस टॉपिक के बारे में डिस्कस किया ही नहीं कि क्यों लेट हुआ, आप सबको क्यों मेंबर बनाना चाहते हैं, आप कुछ भी मतलब एक सिंगल सेंटेंस उन्होंने डिस्कस नहीं किया. और सीधा उन्होंने रोजनामा लिख दिया कि इसमें वर्बली उन्होंने ये बोला कि हम ऑफिसर अपॉइंट करेंगे और इसका जांच करवाएंगे, लेकिन रोजनामा में ऐसा कुछ लिखा नहीं. और उन्होंने सीधा उसको केस को क्लोज कर दिया. मैंने अंडर प्रोटेस्ट करके सिग्नेचर किया उसको, क्योंकि मैंने उनको बोला कि आपने बोला है तो लिखी है इसमें. वो लिखने को तैयार नहीं. मैं अंडर प्रोटेस्ट. अभी उन्होंने फिर मैं 3-4 बार उनके पास गई कि कब आप ऑफिसर अपॉइंट करें, कब इसमें होगा जांच होगी. हाँ ये करेंगे. और फिर उसके बाद में एक दिन उन्होंने मुझे सीधा ऑर्डर थमा दिया हाथ में. और वो ऑर्डर को क्या था, जो प्रीवियस ऑर्डर था 2018 में जो निकाला था उन्होंने जनवरी में, सेम ऑर्डर उन्होंने मुझे थमा दिया.
अब मुझे चैलेंज करना उसको फिर से डीजीआर के पास में। मेरा कहना ये था कि जब डीजीआर को ऑर्डर चैलेंज करने का हक नहीं है या अधिकार नहीं है, फिर हम क्यों डीजीआर के पास जाते हैं? वो वापस से फिर मैं वहां पे करूंगी 2-3 साल फिर तक के कहूंगी। आप बिलीव नहीं कर सकते कि मुझे वहां पे जाने के लिए बेलापुर हमारा डीजीआर का ऑफिस है, मैं सुबह 7 बजे निकलती थी, रात को 7-8 बजे वापस आती थी। इतना टाइम मुझे स्पेंड करना पड़ा, क्योंकि आने जाने में 3-4 घंटे लग जाते हैं। आने में 3 घंटे, जाने में 3 घंटे, ऐसा हो जाता है। उसके बाद अभी मैं फिर से वही करूं, फिर से वो रिमाइंड बैक करेगा, फिर से ये सेटिंग करके ऑर्डर वैसे निकाल देगा। तो ऐसा मतलब इसका कोई, मेरा ये पूछने का मतलब ये है कि कोई दूसरा रास्ता नहीं है क्या कि हम इस सर्कल से बाहर निकले, कोऑपरेटिव के सर्कल से बाहर निकले? क्योंकि इसमें कोई रिजल्ट मिलने वाला है नहीं, मुझे मालूम है। मैं इसी तरह बार बार होता रहेगा मेरा। या किसी हायर अथॉरिटी के पास जा सकते हैं क्या, कुछ केस कर सकते हैं क्या? ये मेरा पूछना था। सुनीता मैडम, आपने जो 75 का कार्यवाही किया, उसके बारे में प्रोसेस है, एप्लीकेशन किस तरह बनाया, क्या सरकमस्टेंसेस में किया आपने, क्या डॉक्यूमेंट्स लगाया, ये पार्टिसिपेंट्स को एक्सप्लेन करिए थोड़े इसमें। जी, मैंने तो सिंपल एक लेटर ही लिख के दिया था डिप्टी रजिस्ट्रार को कि ऐसा ऐसा है, 2 साल ये डेट को लिया, वो डेट को लिया, ऐसा पूरा लिख के दिया। उसके साथ में मैंने नोटिस ऑफ द मीटिंग, एजेंडा ऑफ द मीटिंग, मिनट्स ऑफ द मीटिंग, वो सब अटैच करके और मैंने उनके पास दिया। तो उन्होंने उस बेस पे हेयरिंग्स रखे और फिर उन्होंने ये रिजल्ट दिया कि सेक्रेटरी को डिबार किया जाता 5 साल के लिए। आपने अपनी एप्लीकेशन पे सारे मैनेजिंग कमेटी को पार्टी बनाया था कि सिर्फ सेक्रेटरी को पार्टी बनाया था? नहीं, मैंने ऐसा कुछ लिखा नहीं था, मैंने सिर्फ इतना ही लिखा। लेकिन जब डीजीआर के यहाँ मैंने चैलेंज किया, उसमें सब दिया मैंने कि 73(1)(b) के इस अनुसार सब लोग, और बायलॉस 137 के हिसाब से सब लोग, पूरी कमेटी किसी भी डिसीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो सर, इसमें एक और मेरे पास प्लस पॉइंट ये है कि मेरे पास कमेटी मीटिंग के मिनट है, और जिसमें ये जो डिसीजन है ये पूरी कमेटी ने मिलकर ली। तो वो सब कुछ देखने की जरूरत ही नहीं समझी उन्होंने, और कुछ भी नहीं, और सीधा वही ऑर्डर कंटिन्यू किया। जबकि ये ऑर्डर वहां पे डीजीआर सर ने उसको मतलब कैंसिल किया उसको। ओके। और आपके क्या क्या एक्सपीरियंसेस रहे आपके सोसाइटी में? सोसाइटी में तो सर, जैसे सर बोल रहे थे, एक भी सिंगल व्यक्ति भी कोई साथ आने को तैयार नहीं। क्यों? क्योंकि वो उन लोगों के गुड बुक में रहना चाहते हैं। अगर मेरी, कुछ लोगों ने ट्राई भी किया था मेरे साथ में बोलने का, लेकिन उनको फिर किसी ना किसी तरह से हैरेस करके मेंटली, और उन लोगों को छोड़ दिया गया। तो मेरे साथ में, मैं इतने 6-7 साल से लड़ रही हूँ, एक सिंगल व्यक्ति भी कभी मेरे साथ में नहीं आया। और इसमें सर आपको ऐसा ये आपको ऐसा क्या लगता है कि लोग सोसाइटी में रहते हैं, आप उनकी खुद की बिल्डिंग है, खुद पैसे भर भी रहे हैं मेंटेनेंस के, तो उनको डरने की क्या आवश्यकता होती है? कल आज आप कमेटी में हो, कल वो कमेटी में आ सकते हैं, तो ये भावना बनी रहेगी। तो इसके बारे में आपने कुछ सोचा है? जी, मैंने क्या बात की है सोचते हैं बहुत लोग, से क्या लोग। सोचते हैं? हाँ जी, मैंने बात की है सर। वो लोग क्या बोलते हैं, मेंटेनेंस दे दिया, अपने को पानी मिल रहा है, लिफ्ट मिल रही है, अपना काम खत्म, क्यों झंझटमारी करने का? मुझे बोलते हैं तुम गलत, तुम उनके खिलाफ लड़ रही हो, तुम्हें जरूरत क्या लड़ने की? चलने दो ना, जैसा चल रहा है अपने को पानी और लाइट और लिफ्ट मिल रहा है, बस खत्म। उनका ये है कि, और सर इससे भी आपको ग्रेट ऐसा बात लगता ये है है। कि आपको ऐसा लगता है कि लोग बोलते हैं कि ठीक है, आपको जितना पैसा चाहिए आप ले लो, और अगर कोई गलत काम हो रहा है तो लोग साथ भी दे रहे हैं मैनेजिंग कमेटी का, आपका ऐसा कहना है? यस सर, पूरी तरीके से मैं उनका ही साथ दे रही हूँ। क्यों? मतलब कि एक्चुअली में क्या है ना सर, वो लोग दो जो चेयरमैन सेक्रेटरी है, वो लोग कुछ काम नहीं करते हैं, मतलब फ्री है वो। तो वो लोग क्या करते हैं, नीचे खड़े हो जाते हैं कंपाउंड में, और जो आता जाता है उनको अपने हिसाब से वो करते रहते हैं, और गलत गलत कुछ भी बताते हैं।
तो वो लोग फिर मतलब उनका माइंडसेट ऐसा हो जाता है कि यही गलत है, ये लोग सही हैं। और क्या करते हैं, लोगों को, वो मेंबर्स को फेवर भी करते हैं। किसी को एक्स्ट्रा पानी का कनेक्शन दे दिया, किसी को और कोई फैसिलिटी दे दी, कोई मेंटेनेंस नहीं भी भरा तो उसको कोई नोटिस वगैरह इशू नहीं करते। इस तरह का फेवर करते हैं वो लोगों को, ताकि लोग उनके साइड से रहे। और इसमें मैंने मतलब मेरे जैसी 2-3 मेंबर और थे कमेटी में, जिनको ये सब अच्छा नहीं लग रहा था, तो उन्होंने क्या किया, रिजाइन किया। तो रिजाइन किया तो हमारी 2018 में कमेटी जो है माइनॉरिटी में कोरम नहीं था, तो मैंने उसका कंप्लेंट किया डिप्टी रजिस्ट्रार के पास में कि कोरम नहीं है हमारे यहाँ। तो उन्होंने फिर उनको मतलब कमेटी को डिसॉल्व किया 77A में, और एडमिनिस्ट्रेटर रखा। तो 2 साल से अभी तक एडमिनिस्ट्रेटर था। तो एडमिनिस्ट्रेटर मैंने निकलवा के अभी बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स मैंने बैठाया 3 लोग। आपको ऐसा लगता है मैडम कि लोग आपका साथ या सोसाइटी के गलत कामों में साथ दे रहे हैं, मतलब आपका साथ नहीं दे रहे हैं क्योंकि आप कार्यवाही करे जा रहे हो, उनको डर है? सेकंड पॉइंट है कि वो सोसाइटी के लोगों में मैनेजिंग कमेटी के विरुद्ध में जाना नहीं चाहते हैं क्योंकि उनमें एक नर्वसनेस है, कॉन्फिडेंस नहीं है, उनको ऐसा लगता है कि भाई हमारे साथ में बाकी लोग भी नहीं आएंगे। ये सब कारण है? कोई उनको मोटिवेट करने वाला नहीं है? अब क्या आपको ऐसा नहीं, लगता है कि अगर उनको प्रॉपरली मोटिवेट करता है कोई, अगर उनको कोई प्रॉपरली मोटिवेट करता है, डायरेक्शंस देता है, तो क्या वो गुड गवर्नेंस में साथ देंगे उस चीजों के लिए? नो सर, उनको उनका क्या है ना, कौन झंझट में पड़ता है। कोई जरूरत नहीं अपने को इन सब झंझटों में पड़ने के। अपने को बस पानी टाइम पे मिल रहा है, लिफ्ट मिल रही है, उतना काफी है अपने। क्यों झंझट में पड़ने का, क्यों टाइम वेस्ट। और हमारे पास टाइम भी नहीं है। सबसे मेन सेंटेंस तो यही होता है कि किसके पास टाइम है ये सब। तो आप इवन ये कहना मीटिंग में चाह रहे हो जाने को देते कि नहीं है सर। ये सब आप ये सॉरी। कहना चाह रहे हो कि मेरे पास पैसा है खर्चा करने के लिए, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है अपने खुद के बिल्डिंग की देखरेख करने के लिए? आप क्या आप ये कहना चाह रहे हो? लोग ऐसा सोचते हैं? पैसा तो कोई नहीं देगा सर, पैसा तो कोई नहीं बताता है। लेकिन टाइम, और वो बोलते कौन झंझट मारी करेगा, आराम से जिंदगी जियो ना, ऐसा उनका है भी। ठीक है, और सर एक और, सॉरी। ये ये गो अहेड सर, मैडम। या मैंने फिर है ना 3 साल का री ऑडिट के लिए भी डाला था। जो सर बोल रहे ना 89A, वो मैंने भी करवाया था सर। लेकिन ये लोग हर जगह सेटिंग करते हैं। वो 89A वाले चीज सेट किया, फिर अब ये जो 86 मैंने करवाया, 86(1) में 3 इयर्स का री ऑडिटिंग करवाया 35,000 रुपीज, उससे भी सेटिंग किया। उन्होंने क्या किया, पहले तो 3 साल तक उन्होंने, 2 साल तक उन्होंने कोई ऑडिटर ही अपॉइंट नहीं किया। नहीं है हमारे पास ऑडिटर, नहीं है ऑडिटर। फिर एक्चुअली में तो पहले मैंने डिप्टी रजिस्ट्रार के पास जब एप्लीकेशन डाला री ऑडिटिंग का, तो उसने 1 साल तक कोई कार्रवाई की नहीं। फिर मैं पूना गई, पूना जाके मैंने कंप्लेंट किया कि देखिए 89A का ये रिपोर्ट आया है, इसमें ये है, मुझे इसमें री ऑडिटिंग चाहिए। तो 3 साल का उन्होंने ऑर्डर निकाला पूना से। उसमें यहाँ पे सेटिंग था उनका डीएसए ऑफिस में, तो उन्होंने 2 साल तक कोई अपॉइंट ही नहीं किया। फिर से मैं पूना गई, फिर पूना में अब कंप्लेंट किया, तो उन्होंने एक लेडी को अपॉइंट किया है। वो लेडी ने, फिर मैंने तक ऐसे ही टाइम पास किया, लेटर डाल दिया, मेरे को डॉक्यूमेंट्स दो। एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्यूमेंट्स नहीं प्रोवाइड कर रहा था, मैनेजर है जिसमें हमारी सोसाइटी, उसके बावजूद भी वो नहीं प्रोवाइड कर रहा था। ऐसे 6 महीना निकाले, डिप्टी रजिस्ट्रार को लिखी लेटर, और फिर बाद में उसकी शादी होगी, वो छोड़ के चली। नेक्स्ट ऑडिटर फिर 1-2 महीने बाद और अपॉइंट, उन्होंने भी 2-4 महीने ऐसे नहीं। का अपॉइंटमेंट हुआ था नवंबर 19 में। उसके बाद में उन्होंने जनवरी तक कुछ नहीं किया। फरवरी में 1-2 बार आए वो, और फिर उसके बाद तो लॉकडाउन हो गया। के बाद में मैंने उनको नेक्स्ट टाइम 22 सितंबर को देखा सोसाइटी 20। तो तभी मैं मेरे डॉक्टर के पास जा रही थी, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब। तभी मैंने उनको देखा, तो मैं बोली अभी हुआ नहीं, अभी तो काम कर रहा, 2-3 सिटिंग में तो हो नहीं सकता इतनी बड़ी, और 3 साल। फिर मुझे अनफॉर्चुनेटली कोविड प्रेस हुआ। फिर मैं इसमें सेंटर में, होम आइसोलेशन में, और उसके बाद में मुझे
बहुत ज्यादा, मतलब उसका पोस्ट कोविड को बहुत ज्यादा इफेक्ट, तो मैं 3-4 महीने बहुत ज्यादा बीमार थी, तो मैंने ख्याल नहीं किया। फिर जब फरवरी में थोड़ा मैं ठीक हुई तो मैंने वहां पे लेटर्स डाले सब जगह, बेलापुर में भी डाला, यहाँ पे भी डाला, पूना में भी डाला, कि मेरे को अभी तक मतलब मेरे री ऑडिटिंग का क्या हुआ, मुझे कोई मैसेज नहीं मिला। और इनको ऑडिटर को भी मैंने डाला, सबको डाला, तो मेरे को कोई रिस्पांस नहीं मिला। फिर मैंने आरटीआई डाला, आरटीआई डाला तो मुझे रिस्पांस आया कि वो तो आपकी अक्टूबर में ही बन गई थी, और अक्टूबर में आपको लेटर भेजा गया था, आप आई नहीं। और वो तो एडमिनिस्ट्रेटर को भी दे दिया था, डिप्टी रजिस्ट्रार। और ये होने तक ये उसके ऊपर री ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर 88 की इंक्वायरी भी निकल चुकी। वेरी गुड। और फिर मैंने बोला ठीक है, आपने मुझे लेटर की कॉपी, मेरे लेटर मिलते नहीं है, नीचे सब गायब हो जाते हैं, कर दिए जाते हैं, मतलब मेरे तक पहुंचने नहीं दिए जाते। तो मैंने बोला ठीक है, आप मुझे आरटीआई डाला मैंने कि आप मुझे उस लेटर की कॉपी। आई वॉज शॉक टू सी दैट लेटर सर। वो 26 सितंबर इनको ये कमिटी को पता चल गया था, कमिटी तो नहीं थी सॉरी, जो प्रीवियस कमिटी मेंबर्स थे उनको पता चल गया मुझे कोविड है, तो उन्होंने 26 तारीख को लेटर बनाया वहां से, और 1 तारीख को मुझे वहां पे आने को बोला है, और बीच में सैटरडे संडे भी था। यानी किस तरीके से हैंड इन ग्लव्स होता है इन लोगों का, मतलब वो ऑडिटर को भी सेटिंग किए हुए, वहां डीएसए ऑफिस में भी सेटिंग किया हुआ, सब जगह सेटिंग किया। अब मैडम देखिए, आपने कितना बड़ा काम किया हुआ है। आप सेटिंग की बात करते हो, वर्ड यूज कर रहे हो सेटिंग का। छोटा सा मैं खुलासा कर दूं अपने दोस्तों के लिए भी। आपने 81 की कार्यवाही करवाई, फिर 89 की भी कार्यवाही करवाई, आपने 88 की भी कार्यवाही करवाई, आपने 75 में भी कार्यवाही, 83 की भी करवाई, 75 की भी करवाई। अगर आप वर्ड सेटिंग यूज करोगे तो ये कार्यवाही भी नहीं होती। ठीक है सॉरी ना, सर, आपको लेकिन ये भी मैंने ये समझ। प्रेशर करवाया ना सर, इन्होंने, इनकी ड्यूटी था करना, उन्होंने किया नहीं, मैंने प्रेशर से करवाया ना, ऊपर से प्रेशर आके ये सब काम करवाया। जैसे सर ने बताया 89A का, है ना, तो वो मैंने अपने सरकार में डाला। यहाँ पे कंप्लेंट्स मैंने बताई किया, उन्होंने कुछ नहीं किया। फिर अपने सरकार पे डाला 2-3 बार, तब जाके वहां पे प्रेशर आया और उन्होंने 89 का री ऑडिट का भी, मैं पूना गई, पूना जाके 3 बार वो रिपोर्ट दिखाई 89 की, तब जाके पूना से ऑडिट। यहाँ से कुछ नहीं होता है, सब वहीं से मेरे को करवाना पड़ता है। और जो पहले डिप्टी रजिस्ट्रार दूसरे थे, कंप्लेंट मैंने प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पास की, प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने वो रखे, मतलब हेयरिंग रखा, उनको भी बुलाया था डिप्टी रजिस्ट्रार, और मैं भी थी पर्सनली। उन्होंने माना कि हाँ ये मेरे से गलती, क्या गलतियां हुई, बहुत सी गलतियां हुई, और उन्होंने उस लिखित में भी मुझसे माफी मांगी हुई है सर, डिप्टी रजिस्ट्रार ने, और वहां पे प्रिंसिपल सेक्रेटरी के सामने भी माफी मांगी, हाँ माझी चूक झाली म्हणून, ऐसा बोल। ये सब है ना प्रेशर से हुआ है सर, यहाँ पे जो होता है ना नहीं हुआ है। और इसके लिए मुझे कितने धक्के खाने पड़े सर, कितने बार पूना गई हूँ, कितने बार प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पास गई हूँ, कितने बार बेलापुर ऑफिस गई हूँ, मैं डीएसए के बेलापुर भी गई हूँ, डीजीआर के बेलापुर भी गई हूँ, इधर डीएसए थाना में भी गई, बहुत चक्कर काटे सर मैंने, इतना चक्कर काटे तब जाके ये सब हुआ है सर, नॉर्मली नहीं हुआ है सर। नॉर्मली ना हुआ हो, लेकिन आपने अपने खुद के काम के लिए आपने कोई सेटिंग नहीं किया हुआ है। मेरा कहने का मतलब वो है कि और किसी ने अगर सेटिंग किया भी है, लेकिन अगर आप पीछे पड़े रहो उस चीज के, एक्शन लेते रहो, आपको ऐसा लगेगा कि भाई फर्स्ट एप्लीकेशन में एक्शन हो जाए। तो यूजुअली टिपिकली सरकारी ऑफिसेस में फर्स्ट एप्लीकेशन पे एक्शंस नहीं होते, उनके पास भी काम का लोड भी ज्यादा होता है, सुस्ती भी होती है, कई अलग फैक्टर्स भी होते हैं। लेकिन आपने जो किया, आपने वो एक हिम्मत काम किया, नॉन स्टॉप फॉलो करते चले गए आप, तब जाके आपने इतना अचीव किया। आगे भी आप अचीव करोगे। आपने जो बताया तो बाकी लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं उस चीज का कि आपने ये सब काम किया हुआ है। एक और चीज बता दूं सर, यस मैंने प्लीज। जो 89A का रिपोर्ट बना था ना सर, उसमें भी सब मतलब बराबर नहीं बना वो, फिर भी ठीक है, इट्स ओके। उसके बेस पे मैंने डॉक्यूमेंट्स मांगे, 2016-17 से डॉक्यूमेंट मांगे,
उन्होंने नहीं दिए। कई बार लेटर्स लिखा, सोसाइटी को भी लिखा, डिप्टी रजिस्ट्रार को भी लिखा, लेकिन नहीं मिले मुझे डॉक्यूमेंट्स। फिर मैंने आरटीआई डाला, एक बार डाला, 2 बार डाला, 3 बार डाला, आरटीआई में भी कोई रिप्लाई नहीं। फिर मैंने फर्स्ट अपील डालना शुरू, फर्स्ट अपील में भी कई बार डाला, लेकिन मेरे को कोई रिप्लाई। फिर मैं थक गई, फिर मैंने सेकेंड अपील डाला बेलापुर में। सेकेंड अपील डाला तो उसमें हेयरिंग्स हुआ, उसमें उनको शो कॉज नोटिस निकला कि आप 15 डेज में डॉक्यूमेंट्स दो, और आपने क्यों नहीं दिया ये 30 डेज में हमको क्लैरिफिकेशन। लेकिन उन्होंने कोई भी इस पे एक्शन नहीं लिया, ना तो पीआईओ ने लिया, ना एफए। फिर उसके बाद में अभी 27 जनवरी को 21 फाइनल हेयरिंग, उसमें मेरे 5 थी एप्लीकेशंस, उसमें 3 में उनको 5-5 हजार रुपए पेनल्टी लगाए। वेरी गुड। और एक का तो उन्होंने पता नहीं ऑर्डर ही नहीं निकाला है, और एक में उन्होंने रॉन्गली ये मेंशन किया है, मतलब उनको बताया गया है कि डॉक्यूमेंट्स मिल गए। अगर डॉक्यूमेंट्स मिल गए मुझे, उसका रिसीविंग तो होगा ना उनके पास, या उन्होंने कोई रिप्लाई मुझे भेजा है या कोई लेटर, उसका उनके पास प्रूफ तो होना चाहिए ना। उसका नहीं है, लेकिन फिर भी उनको एसआईसी ने माफ किया। चलो ठीक है, मैंने भी जाने दिया, कोई बात नहीं। लेकिन इसके बावजूद भी आज तक ना तो उनसे वसूली हुई है, मेरा इंटरेस्ट वसूली में नहीं है, लेकिन मैं बता रही हूँ कि ना तो कोई वसूली हुई है उनसे, ना उनके खिलाफ जो डिपार्टमेंट को ऑर्डर दिए गए थे कि इनके खिलाफ कार्रवाई करो, कोई कार्रवाई नहीं हुई है, ना मुझे आज तक डॉक्यूमेंट्स मिले। आपने जितना भी किया अभी तक भी, जी, वो काफी कुछ कर लिया मैडम, इट इज अप्रिशिएटेड। If you have anything to say further, please go ahead. Otherwise, we will take suggestions and questions from the members. आपको और Sir, कुछ can I बोलना talk? है? One moment. Let the speaker conclude, please. Let the speaker अभी conclude. मैंने एडवाइस जो बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स है, उनसे भी मैंने डॉक्यूमेंट्स मांगे, बैंक में भी आरटीआई किया, लेकिन सब जगह से मुझे नेगेटिव ही मिलता है। Okay, ma'am. Hello. ठीक है, Mr. हाँ। Govind Max Punjabi. Yeah, that's me. My In name is 2 Murli. minutes, in 2 minutes, please. Okay. I will need just 2 minutes. Please go ahead, Mr. Govind. Yeah, okay. English में बोलूं better या हिंदी में? Anything. We are हिंदी में बोलिए ना। Mumbaiics. हम लोग मुंबई के हैं सर, हिंदी, इंग्लिश। Okay. Hindi Okay. ज़्यादा। I have a question for Mrs. Sunita Agarwal. I heard her whole story, which is everybody has. I have maybe 100 times more. Okay. Did you spend a lot of money, time, and stress on your ordeal and on your ordeal? Can you hear me, Mrs. Sunita Agarwal? Yes sir, I'm here. Did you spend? You must have spent money, time, stress, going through all your ordeal. Am I right? Yes sir. Okay. My, Did you my get? whole family life is disturbed because of this sir. Okay. Did you get compensated for it? No sir. Okay. Would you like to be compensated? No sir. You don't want your money. I back just from want the them? culprit should Yeah. get the punishment. That's So I'm working on the thing that they should be penalized. Okay, either the thing 25K they're doing, which is which are precedences already. So I'm trying to work out that why the plaintiff shouldn't be compensated. You think the office bearer will keep paying thousands of rupees for every mistake they do? Yes or no? yes sir. They will pay? They have to pay, Means- not the society. Yes sir. They have to Yes, pay. what? Yes sir. Office bearer. Yes sir. If they have to pay, you think they will continue paying? Or they Sir. will do the job? Will they do the job then? No sir. They are retired person. Means No, chairman. I'm asking a question. I'm Yes. asking a question. I will speak very slowly. I think there's some distortion. If there is a law that the office bearer for not giving documents within 15 days or so
and you complain to registrar once, just throw a letter or send by speed post, and they are penalized, and you get that compensation with all expenses money. You like that idea? Of course, sir, I will like. You don't like, then you can give that to me. I will do it No, for you. no, sir, I will money. like. Yeah, but No, then what I will will- happen? What will happen? Will they keep paying penalty or they will do the job properly? That's what you want. Because we have given already 2 times or 3 times them chance, no? But they are not doing their job proper. Ma'am, I'm repeating again. This is the final solution. It's not easy, but it's not impossible. If I get support, fine. Otherwise, I'm going to war on my own. I'm just waiting things to open. In 2 years, I learned a lot of things. I waited there for 8 hours for so many days. Spent thousands of rupees last 7 years. I was not here, but my brother was doing. So now tell me something. If the office bearer are penalized, okay, for each instance, few thousand, and you can say, see, I incurred expense. I went Pune, I went this, I went by flight and all. So let them decide to pay you or not. If anybody is an office bearer here, I don't think so. Would an office bearer would rather pay few thousand rupees every time they make a mess or not? Anybody can explain her, please? Mr. Govind, I'll do the needful. Please mute yourself. सुनीता मैडम, गोविंद साहब ये पूछ रहे हैं आपको कि अगर कानून में ऐसा कोई प्रोविजन है जिसमें मैनेजिंग कमेटी को पैनलाइज करें और वो पैनलाइज का जो कंपनसेशन वो आपको मिले, तो क्या वो आपको पसंद आएगा? आपने इसके बारे में एक जवाब ऐसा दिया हुआ है कि आप कंपनसेशन की ज्यादा चिंता नहीं करोगे, आपका मुद्दा ये रहेगा कि मुझे जस्टिस मिले। यस। इसके बारे Yes, में sir. और कुछ कहना चाहते हैं तो गोविंद साहब को आप जवाब दीजिए। नो, तो अभी इनको चाहिए, ठीक है, पैसा नहीं चाहिए, तो एक बात बताओ मुझे, बहुत लोग लेंगे पैसा, आप भी लेना चाहिए। क्यों? अगर वो काम नहीं करते, उनके ऊपर कुछ नहीं है, दे आर द बॉस, दादागिरी है। अब अगर उनको हर बार हजारों रुपया देना पड़े, वो रिजाइन करेंगे। एम आई राइट और रॉन्ग? Yes, sir. Definitely. They will resign. They will Yes. resign. So Yes. why don't we concentrate on that? I'm going to fight whether I get support or not. I put my phone number, email under Murli Punjabi Max, whatever. So if anybody wants to contact me, because I can tell you, you talk for whatever minutes. I can talk for hours and days. I've been tortured. Okay, they have tortured me. Now I'm the enemy. I don't know.Maybe they will send me a hitman. Okay, I won't be alive then probably. So. See you. Bye. Thank you. There is a provision. Noha Matthew, Mr. Noha Matthew wanted to ask something. Yeah. Yes. I'm Noah Matthew, Joseph Matthew. Basically, I know Sunita ma'am very personally. She is really sincere in her work, and she has got a lot of judgments, like all the orders. But and many a time she must have got the setting the word she has used. Basically, it's not that the corruption is very much there in the department. Corruption everywhere, from the commissioner office to the district register office to the joint register office to the deputy register office. Even I was a witness at Mantralaya when she and I was present at along with the principal secretary when the registrar was questioned. And even my case was similar to hers, so we know each other. And literally she has fought. But one thing what I wanted to tell about her is she should have appointed a good advocate, because technically when an advocate speaks out, she would have got justice much earlier. Because she was just running around, because this joint register or district register, they only understand the technicalities of the they try to take out the loopholes of the laws and they work on it. And I do agree, she has spent a lot of money. She has spent 35,000 for doing a re-audit, and I know it is going to go down the drain, because even I have spent 18,000 from my pocket to do a re-audit, which I got the order after running for almost 6 to 9 months.
And after that, I got the auditor who has done that wrong mistake, where I asked for the cancellation of the panel. He has unknowingly or knowingly, he has found my account number and deposited 18,000 to my account. And that complaint is also with my deputy register that illegal transaction has been done. I can assure you, if Sunita madam goes little more serious about her matter, she will get all the justice, all the compensation, because huge amount she has spent, not less than ₹1 lakh or more than that. So she is on a right track, but technically she needs a legal advisor along by her side so that she can. But again, the costing will go up because no legal advice is given free of cost. So she is on the right track basically, but the delay. For this, I will suggest what we can do for the illegalities or the delay from the government officials, whether they can be tackled for delaying the process by years together. They are not responsible to do their work, only giving fake excuses for not doing the work. So we should get into that mode basically, because these officers are all corrupt and they are all giving excuses without doing any work. Okay. And Mr. Matthew, Sunita madam has done a lot of work. Yes. Without the help of any legal professional. It is appreciative. Itana kaam, let me tell you, my 32 years of career in this thing, I did not see, very few people I have seen, कि जो इतना सारा अचीव कर लेते हैं. An ordinary person will just say, जैसे मैंने शुरू में कहा, नहीं पैसे खिलाए बगैर काम नहीं होगा, and all these things नहीं. So here the appreciative thing is कि सुनीता मैडम ने डेडिकेटेड होके यहाँ तक पहुंचे हैं वो that has to be appreciated, sir. Now result is immaterial. She is going to keep on fighting. That she has told me. Result आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा then also it is okay. Okay, we will take in another question. Mr. Govind, I will have other participants also. We have got Mr. Sanjay Chandnani who wants to say something. Mr. Sanjay, please go ahead. Yeah, thank you, sir. I just have a small query to you, Hemant sir and Mr. Kapadia. How do I come to know society has submitted the audit rectification report or no? From where do I find out? Okay, Mr. Kapadia, you want to answer that? Yeah. See, whether they have filed or not, it's not the only thing that they have to file. They have to also give it to the AGM. Okay. The fact that they have not given it to the AGM is the final proof that they have not done their job. Okay. Okay. Now, I have one Mr. question apology for you and the other learned people that, and there is a difference of opinion, that... Mr. Kapadia, just hold on for a moment. Haji. Mr. Sanjay, Haji. ऑडिट रेक्टिफिकेशन रिपोर्ट की एक कॉपी एजीएम के 1 महीने के अंदर डेप्यूटी रजिस्ट्रार के वहां पे फाइल करना पड़ता है 2 महीने के अंदर. ठीक है सर. आप आरटीआई डाल के उसकी कॉपी पूछ सकते हैं वहां पे. They have to also upload it on the cooperative department website as well. You can also put a notice to the auditor. जो पिछले साल का जो ऑडिटर था उसको आप नोटिस डाल सकते हो कि भाई ये आपने ऑडिट किया हुआ है, इसका ऑडिट रेक्टिफिकेशन रिपोर्ट आपने पिछले साल का चेक किया हुआ है क्या? अगर किया हुआ है तो सोसाइटी को डायरेक्ट करें कि आपको प्रोवाइड करें. 81 में प्रोविजन है, सेक्शन 81 में प्रोविजन है कि you can ask for this audit report etc. from the society also. Okay, now any other question, Mr. Sanjay? No, thank you, सर sir. मैं कुछ कहना चाहती हूँ. Sir. Sunita madam, please go ahead. सर जो अभी ऑडिट रिपोर्ट आई है, री ऑडिट रिपोर्ट का, मुझे तो कॉपी अभी तक मिली नहीं है. Till date I have not received the copy of that री ऑडिट. लेकिन जो 88 का जो इंक्वायरी बैठाया गया है, वो जो है इंक्वायरी ऑफिसर, उनका नोटिस आया और उस नोटिस में जो पॉइंट्स लिए हैं उसमें एक तो ये लिया है कि कन्वेंस इन्होंने बोला था 2014 में कि हो गया है एंड दे हैव गिवन अ ग्रैंड पार्टी फॉर दैट. बट अभी रिपोर्ट में आया है कि ऐसा कोई कन्वेंस हुआ ही नहीं है. ओनली एग्रीमेंट हुआ है बिल्डर के साथ में और वो एग्रीमेंट भी रजिस्टर्ड नहीं है. इस अगर तरह कोई का है तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आपके पास में है
अगर कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आपके पास में है कि उन्होंने पहले बोला कन्वेंस हुआ है, बाद में नहीं हुआ है, तो यू ऑल्सो हैव एन ऑप्शन ऑफ filing a criminal case on all the relevant persons. Yes, sir, I have Mr. all the invitation for that, and in AGM also they have declared. And one more thing is that, sir, auditor जो हर साल auditing करते हैं ना, उन्होंने क्या लिखा है मन में? Land conveyance हो गई है सोसाइटी के नाम से. He has given that. Okay. So you can make him also as a party. आपने इतना मेहनत किया है तो आप अगर आगे चाहेंगे तो भी ये हो सकता है. मैंने आरटीआई डाल के डीडीआर के यहाँ से मंगाया कि ऐसे कोई एप्लीकेशन अगर मेरी सोसाइटी का मिला है तो प्लीज मुझे उसकी कॉपी प्रोवाइड किया जाए. तो वहां से मुझे रिप्लाई है कि ऐसा कोई एप्लीकेशन उनको मिला नहीं है. और ये बात कब की है? 2018 का. और इन्होंने डिक्लेयर किया था 2014 में. और अभी ये 2020 में इन्होंने डाला है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं. Okay. Mr. Kapadia wanted to say something. हाँ जी सर, एक क्वेश्चन है which is debatable in many societies कि भाई सेक्रेटरी हो या चेयरमैन हो या ट्रेजरर हो, वो सोसाइटी में रहता नहीं है, राइट? कैन ही स्टिल बी अपॉइंटेड इन द कमिटी एज अ सेक्रेटरी, ट्रेजरर और चेयरमैन? According to me, I don't find anything legality, but morally, certainly they should not be. What is your opinion, sir? अगर एक मेंबर का नाम सोसाइटी के आय रजिस्टर में दर्ज है, सी दिस टेक्निकलिटी, अगर एक मेंबर का नाम सोसाइटी के आय रजिस्टर में दर्ज है तो ही इज क्लासिफाइड एज ए बोनाफाइड मेंबर ऑफ द सोसाइटी. Any bona fide member of the society, irrespective of any status, रह रहा हो नहीं रह रहा हो वगैरह वगैरह, is entitled to vote and get himself elected into the managing committee and be a managing committee member as well. There is no restriction in that. But can he also be office bearer? Yes, sir. Okay, thank But you. you should also know कि presuming अगर वो सोसाइटी में नहीं रह रहा है किसी कारणवश, बायलॉज के प्रमाणे आपको एक महीने में एक एमसी मीटिंग करनी है. एमसी मीन्स मैनेजिंग कमेटी मीटिंग करनी है. अगर वो नॉनस्टॉप 3 मैनेजिंग कमेटी मीटिंग नहीं अटेंड करता है तो बाय डिफॉल्ट वो मैनेजिंग कमेटी से बाहर हो जाता है. Yes, you are right, sir. But what happens that the managing committee has to write to remove him. See, the managing committee has to write to remove him if he doesn't attend for 3 continuous meetings without leave of absence. The Yes, word sir. leave of absence. Yes, sir. And at that time, even if it is written, the deputy registrar or the committee members don't report that. What can be done about it? You can yourself report it. You can take the managing committee minutes of last 1 year, analyze them, make an application under 89A to the deputy registrar stating that this managing committee member has not attended this MC meetings for 3 or 4 consecutive minutes. Secretary and chairman have not taken cognizance of the same. Hence, 89A inspection may be carried out. They will carry out the inspection. Based on that 89A report, that person will be debarred, disqualified from being an MC member. Sir, chairman resigned, did not attend meeting for 9 months, and again came back and sat as a chairman. That's the So dichotomy. nothing stops you from taking the MC minutes of the last 12 months and filing a complaint before the deputy registrar for action. Okay. सिर्फ हमें ये बोलने से कि भाई ऐसा हुआ वैसा हुआ, हिस्ट्री बताने से आपको भी पता है सर कि कोई काम होने वाला नहीं है. Correct. अभी जैसे उदाहरण के तौर पे सुनीता मैडम को ले लो, सिर्फ बोलने से नहीं किया उन्होंने, पीछे लगे रहे और उन्होंने वो काम बगैर लीगल एडवाइजर का लिया हुआ है, खुद के मन से किया, खुद का समय से किया, पैसे खर्चा किया, जो भी कुछ किया, लेकिन किया. मुद्दे की बात यह है कि किसी ने कुछ किया. That is important. So we should appreciate that. Obviously. Yes. Thank you Mr. very much. Sanjay, you wanted to say something? Yeah, sir, chairman, secretary are not staying in the society. Their flats are locked. Where do I send the letters? When they want to send me a letter, they send through the watchman.
no problems. But when I want to give a letter, where do I send it? There's no one to receive those letters. Under the law, and there is a law called General Clauses Act also. अभी जनरल क्लॉज एक्ट में ऐसा है कि आप एक लेटर सोसाइटी के रजिस्टर्ड एड्रेस पे भेज दीजिए. Okay. ठीक है, लॉक है, एड्रेस सही होना चाहिए. एड्रेस सही हो, जो रजिस्टर्ड एड्रेस है वो हमेशा सही होता है. आपके सोसाइटी के मेंटेनेंस बिल के ऊपर एड्रेस लिखा होगा, आपके सोसाइटी के नोटिस पे लिखा होगा, नोटिस नीचे नोटिस बोर्ड है उसमें एड्रेस लिखना कंपलसरी है. सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में एड्रेस होगा, आपको जो एजीएम वगैरह के नोटिस आते हैं उसमें एड्रेसेस होगा. तो दोज एड्रेसेस आर कंक्लूसिव एंड इररेफ्यूटेबल. सो अगर आपने उस एड्रेस पे एक नोटिस भेजी है, नोटिस को रिटर्न जाने दो, बैक आने दो, कुछ भी होने दो, बट इट विल बी टर्म्ड एज कि नोटिस हैज बीन सर्व्ड एंड देन यू आर एंटाइटल्ड टू प्रोसीड फर्दर विदाउट एनी फर्दर एक्सेप्शंस और रेफरेंसेस. Okay. Thank you. Understood. सर मैं ये पूछना चाहती थी कि जो मैंने अपना प्रॉब्लम बताया 75.5 का, उसमें मेरे पास डीजेआर के यहाँ चैलेंज करने के अलावा भी कोई ऑप्शन है क्या? बिकॉज इट इज नेवर एंडिंग प्रोसेस ना, कि फिर मैं डीजेआर के पास, फिर डिप्टी के पास, फिर डीजेआर के पास. तो इसका कोई और दूसरा कोई सोल्यूशन है क्या प्लीज? इस पे ऐसा कोई खास सॉल्यूशन नहीं है एक्सेप्ट फॉर गोइंग बिफोर द कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट एंड फाइलिंग ए थिंग. नाउ टिपिकली क्या होता है, डीआर ने 75.5 का ऑर्डर निकाला, जी सर. आपने प्रॉपर एप्लीकेशन नहीं किया, वो ऐसा मेरे समझ में आ रहा है. इन द सेंस आपने उस एप्लीकेशन में कम से कम तीनों ऑफिस बेरर को इंक्लूड तो करना चाहिए था आपको, चेयरमैन, सेक्रेटरी, ट्रेजरर को. एंड टिपिकली अगर मैं होता तो मैं सारे मैनेजिंग कमेटी को इंक्लूड करता, उनका रिटन स्टेटमेंट्स आता कि भाई हमने इस गैर कानूनी काम में साथ दिया है या नहीं दिया. अभी मानो आपके 17 की मैनेजिंग कमेटी उदाहरण के तौर पे, उसमें से 10 लोग ये बोल देंगे आपको, रजिस्ट्रार साहब को, कि भाई हमको इसके बारे में कुछ भी पता नहीं, हम उस मैनेजिंग कमेटी मीटिंग में नहीं थे. वो अपना रिकॉर्ड मंगाएगा, चेक करेगा, बोलेगा ठीक है ये 10 लोग नहीं थे तो आप 7 के अगेंस्ट में हम ऑर्डर निकालते. लेकिन अल्टीमेटली 75 सेक्शन के अंदर डिस्क्रिशन जो है, मनमानी काम करने का जो डिस्क्रिशन है, वो डेप्यूटी रजिस्ट्रार को दिया है. उसके परिभाषा में अगर ये निकलता है कि नहीं सिर्फ ये एक आदमी रिस्पॉन्सिबल है, तो उसी को डिस्क्वालीफाई करेगा. लेकिन सर मेरे पास तो प्रॉब्लम ये है पूरी कि कमेटी ने लिया. तो ये आपने अपने एप्लीकेशन में प्रॉपरली दिखाया नहीं है. जैसे आपने शुरू में लिखा है बोला, सर, सब दिया है मैंने, पूरा एविडेंस वगैरह सब दिए सर. उन्होंने कुछ डिस्कस ही नहीं किया, मैं बता रही हूँ ना सर. उन्होंने सीधा एक शब्द भी नहीं बोला और सीधा क्लोज कर दिया. कोई इंक्वायरी नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं. अब डीजीआर पे एक बार अपील करके देख लो, रिवीजन डाल के देख लो और देखो क्या होता है. बार बार घूमना फिरना नहीं होगा. सर तो डीजीआर सर को ऑर्डर निकालने का मतलब अधिकार ही नहीं है, वो वापस रिमांड बैक करते. तो फिर हम डीजीआर के पास की प्रोसेस क्यों डाली हुई है सर इसमें? कानून का प्रोसेस है 152 और 154 के अंदर में. यस, कानून का प्रोसेस तो फॉलो करना ही है ना. जैसे आपने 75 का प्रोसेस फॉलो किया, 88 का किया, 81 का किया, 89 का किया, ये सब प्रोसेस है. ना चाहते हुए भी हम लोग ऐसे प्रोसेस, हमारे पास चारा नहीं, वी हैव टू डू इट, देयर इज नो अदर ऑप्शन. और सर ये जो 86(1) में जो मैंने री ऑडिट करवाया, इसमें ना सर क्या बोलते, उसमें 81 इन्होंने 2 बार section. मेजर रिपेयर फंड कलेक्ट किया. 2 बार कमेटी ने 2 बार मेजर रिपेयर फंड कलेक्ट किया. लेकिन ये चीज जो मेरे को नोटिस आई है ना में, और उन्होंने वो यूज भी कर लिया विदाउट परमिशन ऑफ एजीएम, मतलब बॉडी मीटिंग में, जनरल बॉडी मीटिंग में नहीं लिया, किसी को बताया भी नहीं. कमिटी, इवन आई वाज द कमिटी मेंबर, हमको भी नहीं बताया, फंड यूज किया. और जबकि कमिटी मीटिंग में मैंने ये डलवाया था कि ये सेपरेट अकाउंट खोला जाए और जो अपन मेजर रिपेयर फंड का पैसा इकट्ठा कर रहे हैं वो उस अकाउंट में जमा करवाए दे. उसके बावजूद भी, ये मिनट्स है कमिटी मीटिंग की, उसके बावजूद भी उन्होंने ना तो अकाउंट खुलवाया, उस पैसे को यूज किया. और वो चीज मेरे को जो नोटिस आई है ना, उसमें वो पॉइंट नहीं है, क्योंकि ये रिपोर्ट तो मुझे अभी तक मिली नहीं है. ठीक है मैडम, यू आर एंटाइटल्ड टू फाइल as many as possible
89A applications for separate things. What I suggest typically कि अगर 5 इश्यू है तो Yes, sir. टिपिकली एक 89 एप्लीकेशन में 5 इश्यू को मत डालिए, जी। एक एक हफ्ते के गैप में एक एक इश्यू को डालिए ताकि आपको फाइट करने के लिए भी जगह भी मिल जाए और डेप्यूटी रजिस्ट्रार को उसको कार्रवाई करने के लिए भी कोई बहाना ना बचे। Thank you, कोशिश sir. करें, इतना कोशिश Yes. किया तो और भी कोशिश कर लें। सर, मैं Anybody तो else फाइट wants करूंगी to? एंड Yes, madam. We are all with you. If you see your chat box, there are so many people who have appreciated it. थैंक यू वेरी मच। Anybody else? Mr. Naimish, आपको कुछ बोलना है? Yeah, I want to please. ये बोलना था मुझे ये है कि ये लोग जो दादागिरी करके यहीं हमको दबा रहे हैं और वहाँ रजिस्ट्रार के यहाँ पैसे का जोर चल रहा है, तो कर क्या सकते, कोई रास्ता आगे समझ में नहीं आ रहा है। या तो हम सब इकट्ठे हो जाएं और कोई ऑफिस चले जाएं अपने अपने। आप ऐसा कर सकते हो, एक छोटा सा प्रोसीजर आप कर सकते हो। मंत्रालय में डेस्क ऑफिसर बैठता है जी, मंत्रालय बिल्डिंग में, C13 रूम में डेस्क ऑफिसर बैठता है जी, उसको एक शॉर्ट और ब्रीफ एक पेज का या बहुत होगा तो 2 पेज का एक कंप्लेंट लेटर फाइल करो। ये सब चीजों के बारे में वेरी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन में आप डाल के दीजिए उस चीज को जी। लेट हिम प्रोसीड ऑन दैट फर्दर। ठीक है, he will issue necessary directions. Even you can write to the cooperative commissioner, but I think writing to the desk officer at Mantralaya produces more better and faster results. We'll try that. We'll try. Yes, please do that. Please do that. C13. Yeah, just simply write desk officer, Department of Cooperative Mantralaya, Mumbai. That's it. उतना में आपका काम बन जाएगा। पर्सनल जाने की जरूरत नहीं है। कोविड के समय घर पे रहिए सर, पर्सनल क्या है, 20 रुपए में आपका स्पीड पोस्ट पहुंच जाएगा। 20 रुपए में आपका स्पीड पोस्ट पहुंच जाएगा। दैट इज ट्रू। C13 जब कोविड खत्म हो जाएगा तब आप यहाँ आ जाइए, अभी इस समय जाने की आवश्यकता नहीं, ये मेरी राय है। श्योर। Mr. Govind, I have 2 minutes. If you have to say something, Yes, only yes. 2 minutes, then we will conclude this session for today. Okay. मैंने सुना मिस सुनीता अग्रवाल का, I appreciate it. He went through a lot. I mean, बहुत कुछ किया उन्होंने। अगर आगे से उनको घर बैठे सब सॉल्यूशन हो जाए, और उनका दूसरा जेंटलमैन ने भी बोला, I agree with him, अगर आगे से ऐसा सॉल्यूशन निकले कि आप घर बैठे, और अगर जब भी वो लोग वायलेट करते हैं आपका लॉ, आपका रिक्वायरमेंट, देन आपको कंपेंसेशन मिलता है, तो वो हमेशा नहीं बढ़ सके, या तो देगा आपको, या तो रिजाइन करेगा, या तो कोई खड़े ही नहीं रहेंगे, फिर उसका भी तरीका है। तो अगर ऐसा हो जाए, क्या समझते हो आप? सर, ये तो बहुत अच्छी बात है। सुनीता मैडम को पूछा, आपको अच्छा नहीं लगा? आपको वो चक्कर मारना पसंद है या घर नहीं सर, अगर ऐसा हो जाता है तो बहुत ही अच्छा है सर। हो सकता है। मैंने दिस इज माय लास्ट सेंटेंस आई एम सेइंग, मैं कर रहा हूँ, अगर कोई मैंने अपना कांटेक्ट डाला है, मुरली एंड गोविंद मैक्स व्हाटएवर, फोन नंबर ईमेल डाला है, कोई साथ देता है तो ठीक है, इसमें खर्चा बिल्कुल नहीं है। अगर कोई खर्चा है मैं फ्री में कराऊंगा, आई नो द वे, मेरे पास है तरीके, समझे? तो अगर साथ में करते हैं फाइन, नहीं तो मैं कराऊंगा, चाहे 10 साल लगे 50 साल लगे। ओके, थैंक यू। नहीं सर, क्योंकि I have spent a lot of money, no, so yeah, but you say you don't want to be compensated. नहीं sir, I don't want money. I want that everything should go according to law. Yeah, that's my aim. How about both? उनको अगर कोई पनिशमेंट मिलता है, सपोज डिबार कर दिया जाता है या उनको कुछ ऐसा होता है, then the others will get the lesson, no? Okay, अगर वो भी हो गया, आपको भी कंपेंसेशन मिला, उनको भी डिबार किया, और आपका काम भी होता रहे, उसका तरीका मैं बता रहा हूँ। अभी यहाँ पे मैं सारा डिटेल नहीं दे सकता हूँ। Yes, आई एम गोइंग टू डू, मैं अकेला करूँगा, देखना। मैं No sir, I will
मैं वेट कर रहा हूँ, ये खुल जावे खाली बस आना जाना. Yes, sir. I will contact you, sir, definitely. So you have, everybody have my contact up there in the name of Murli and Gobind Punjabi. We are brothers and co-owners. So God bless you all. Anything? Thank you, sir. Thank you. The benefit of all the participants, I would like to say, इसके पहले हमने एक सेशन किया था जहाँ पे मिस्टर यजदी मोतीवाला फ्रॉम पूना, उन्होंने अपने रेफ्यूज एरिया के बारे में हम सबको बताया था. वेबिनार होने के 4 दिन के बाद में उन्होंने जो भी कार्यवाही किया रहा होगा, 31 मई को उनकी पूरी की पूरी मैनेजिंग कमेटी ने प्रेशर में आके रिजाइन कर दिया और वहां पे बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट हुआ. पीएमसी पूना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने वहां पे उसे डिमोलिश करने तक का भी ऑर्डर निकाल दिया हुआ है. प्रोबेबली कुछ दिनों के बाद में यजदी साहब हमें इस चीज के बारे में भी बताएंगे. एंड मिस्टर रमेश बाबू सर, आपसे भी उम्मीद है कि आप भी 2 शब्द बोले सुनीता मैडम को. और मुझे भी. Mr. Ramesh Babu Silvera is a lawyer and he was a member of the consumer court. Member in the sense हम उसे typically साधारण लैंग्वेज में जज बोलते हैं, वहां पे मेंबर बोला जाता है. फोरम के मेंबर, कोर्ट कंज्यूमर कोर्ट फोरम के मेंबर हो गए. तो वहां पे उनको 5 साल का लाइफ तजुर्बा रहा है. हजारों जजमेंट्स उन्होंने निकाले. उनको जिंदगी में एक बहुत बड़ा तजुर्बा रहा है. आपके मैटर में रमेश बाबू साहब आपको कुछ बताएंगे. मिस्टर रमेश बाबू प्लीज unmute yourself, Mr. Ramesh. Mr. Ramesh Babu, please unmute yourself. Yeah. Thank you very much. Your words will be valuable to her, sir. Yeah, definitely. I will try to explain. मैं हिंदी में बात करूँगा because the conversation हिंदी में ज़्यादा समझ रहे सब लोग. तो सबसे पहले तो मैं सबको बधाई दूंगा कि इतने अच्छे मेंबर्स आज इस मीटिंग में जुड़े हुए हमारे साथ में. सेक्शन 71 ये है, 89 ये है, 81 है, इवन खास करके कापड़िया जी है, एडवोकेट फातिमा जी है, सुनीता अग्रवाल जी है, हमारे दूसरे भाई साहब है, दलियाला साहब है वगैरह. काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस वगैरह दिया है. तो मेरे तजुर्बा से मैं इतना ही बोलूँगा सब मेंबर्स को कि आप लड़ते रहो, क्योंकि लड़ने से ही तुमको आपको जस्टिस मिलेगा. ये मेरा तजुर्बा है. और दूसरा तजुर्बा ये है कि आप थोड़ा पेशेंस रखो हर चीज में. यानी कि हर चीज आप जो ऑब्जेक्शन उठा रहा है, जैसे कि नैमेश ब्रह्मा भट्ट का केस, उन्होंने मुझे फोन भी किया था, सारी चीज मुझे बताया था. सचमुच इनको काफी तकलीफ हो रहा है मेंबर्स को. एक तकलीफ क्यों होती है? क्योंकि एक तो एमसी मेंबर में जो मेंबर्स इलेक्ट होके आते हैं, पहली बात तो उनको बायलॉ कुछ समझता नहीं है. यानी कि जितने सोसाइटीज में मेरे पास कंसल्टेंसी के लिए काफी सोसाइटीज है, उसमें तो आधे से सोसाइटी ऐसे है कि वो बायलॉस क्या है वो मुझे पूछते हैं. यानी कि इसका मतलब ये है कि उनको बायलॉस के बारे में पता नहीं है, तो एक्ट के बारे में क्या पता होगा. ये सारी चीजें ना बहुत सारा, यानी कि मुंबई की मैं बात कर रहा हूँ बेसिकली, कि मुंबई के अंदर सबसे ज्यादा, कंट्री में सबसे ज्यादा कोऑपरेटिव सोसाइटीज मुंबई में है. मैं दिल्ली में भी मैं सुप्रीम कोर्ट में मैं अटेंड हो रहा था एज ए लॉयर, पर उस टाइम भी मैंने देखा है दिल्ली में देयर आर नो कोऑपरेटिव सोसाइटीज एज सच आई हैव सीन देयर. मैंने ज्यादा कोऑपरेटिव सोसाइटीज मैंने वहाँ पर देखा नहीं है. पर मुंबई के अंदर जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज में जो प्रॉब्लम्स हो रहा है ना, तो ठीक है, डिप्टी रजिस्ट्रार है, उसके बाद डीडीआर है, जॉइंट डिप्टी रजिस्ट्रार है, डीजेआर जिसको हम बोलते हैं डिविजनल जॉइंट रजिस्ट्रार है. फिर उसके बाद फिर कोऑपरेटिव मिनिस्टर के पास केस जाता है, या तो फिर हम हाई कोर्ट में भी अप्रोच कर सकते हैं. कोऑपरेटिव कोर्ट है. इतना मैं आपको बोलूंगा सब लोगों को, यानी कि मैं दिल से एक बात बोलता हूँ कि आप अगर लड़ रहे हो, आप सच्चे हो, आपको जस्टिस मिलेगा. ये मेरी तजुर्बा है. और सिर्फ इतना एक पेशेंस रखिए आप. और हम बोलते हैं ऐसा कि नॉर्मली कि जस्टिस डिलेड इज द जस्टिस डिनाइड. अभी क्या होता है मैं आपको बताता हूँ कि क्या प्रोसीजर होता है गवर्नमेंट ऑफिसेस में. मंडे आता है, ऑफिसर लोग, मेरे तजुर्बा बोल रहा हूँ, ये मेरा ओपिनियन है कि ऑफिसर लोग ज्यादा करके मुंबई के बाहर से आते हैं.
तो मंडे के दिन उन लोग आते हैं, समझो वो अपने टाइमिंग के हिसाब से आते हैं, फिर जो लास्ट डे होता है उनको वापस जाना होता है उनके घर में वगैरह, वो चले जाते हैं। तो बीच में के जो दिन बचते हैं उसके अंदर आप तो समझ सकते हो किस तरह से होता है वगैरह। अभी कोविड के अंदर तो ठीक है, कोविड का बहाना सब लोग लेते हैं, उसको हम डिनाई नहीं कर सकते, पर काम तो हो ही रहा है। मेरा भी काम हो रहा है एक्चुअली, मैंने भी ऑर्डर्स लिए, तो ऐसा नहीं है कि काम नहीं हो रहा है। और इतना ही मैं बोलूंगा कि आज की तारीख में हर एक मेंबर्स का मैंने कहानी सुना है, हर एक मेंबर्स की मैं तकलीफ सुनता हूँ। तभी मुझे ऐसा लगता है कि हमारा किधर तो भी फंडामेंटल राइट्स जो है हमारा डिप्राइव हो रहा है, यानी कि हमको फंडामेंटल राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हमको मिल नहीं रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है काफी लोगों को। पर मैं इतना ही बोलूंगा कि आप अगर सच्चे हो, पेशेंस है आपके पास, आपको जरूर जस्टिस मिलेगा, ये मेरा दिल कहता है आप लोगों को। और दूसरी बात है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, वो मैंने आपको बता दिया है। और जब भी आप बोलते हो कि हमने डिप्यूटी रजिस्ट्रार के पास हमने कंप्लेंट रजिस्टर किया है, बाय वे ऑफ लेटर हो या बाय वे ऑफ एप्लीकेशन हो या बाय वे ऑफ नॉर्मल उनका जो फॉर्मेट होता है उसके हिसाब से, अगर आपका काम नहीं होता है ना, खास करके मैं सुनीता अग्रवाल मैडम को मैं बोलना चाहता हूँ कि आप जाते हो वहां पर ना, तो आप उनको बोलना कि मुझे कंप्लेंट बुक देना करके। सिर्फ कंप्लेंट बुक में आप लिख दो उधर कि आज मैं सुबह इतना बजे आई थी, शाम तक मेरा काम नहीं हुआ। एक कंप्लेंट बुक होता है वहां पर, वो रजिस्टर कंप्लेंट बुक देखा जाता है सब। और Sorry, sir. या Sorry, sir, but no such book is available in India. नहीं होता है तो आप एक काम करो, आप एडवोकेट हो ना मैम? Yes, no, sir. या यू आर नॉट एडवोकेट, तो एक काम करो, Sorry. जब भी कभी गया आपका काम नहीं हुआ है ना, शाम को जब भी आप वहां से निकलेंगे ना, एक लेटर लिख देना और इनवर्ड में सबमिट कर देना बस, एज ए प्रूफ कि Okay. आज मैं इतना टाइम से आया हूँ, इतना टाइम में मेरा काम नहीं हुआ है वगैरह। और काफी सारे ऐसे चीज है जो मैंने देखा है कि सचमुच। अभी एक सोसाइटी का मेरे पास काम आया था कि बहुत 75 की जूनी बिल्डिंग है, और 75 में तभी बिल्डर लोग बहुत अच्छे थे, अभी भी कुछ बिल्डर्स अच्छे हैं, नहीं ऐसा नहीं है, उन्होंने सोसाइटी को कन्विंस भी दिया है। अभी सोसाइटी का कुछ पार्ट की जगह पे कुछ स्लम्स है, और सोसाइटी की जो एमसी मेंबर्स और जो कमेटी में है, उन्होंने वो प्लॉट छोड़ के बाकी का रिडेवलपमेंट के लिए लिया है। अभी कितना यानी कि डेफिशिएंसी इन सर्विसेज है ऑन द पार्ट ऑफ सोसाइटीज, तो क्या करें, इसको हम जस्टिस दिलाना चाहते हैं। और मैं हेमंत अग्रवाल जी को तो मैं यही बोलूंगा कि ऐसा कुछ एक फोरम बनाओ, क्योंकि आज डिजिटल मीडिया में हम सब लोग एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, जैसे कि व्हाट्सएप है, फेसबुक है, तो ऐसा भी एक फोरम मुझे बनना चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है बॉम्बे के अंदर, कि किसका भी अगर ग्रेवियंस अगर होगा किसी भी चीज के ऊपर, उसको हम लोग पुटअप करें एक फोरम बन के हम लोग, या डिप्यूटी कोऑपरेटिव कमिश्नर है, अभी आज के तारीख में पुणे में जो कोऑपरेटिव कमिश्नर जो है ना, बहुत अच्छा आदमी है वो, उनको भी एक लेटर भी आप अगर फॉरवर्ड किया ना, मैं अब जब भी कभी भी वहां पर एप्लीकेशन करता हूँ मुझे अच्छा रिजल्ट मिलता है, वहां से रिप्लाई तो आता है एटलीस्ट कम से कम। अभी मैं वही टाइप कर रहा था जो डॉक्टर विश्वजीत पतंगराव कदम, एक कोऑपरेटिव मिनिस्टर का मैं टाइप कर रहा था, उतने में हेमंत जी ने मुझे बोला कि बात कीजिए करके। मैं आप हेमंत जी लास्ट कंक्लूड करने के टाइम में ये सब लिख दूंगा, आप थोड़ा स्क्रीनशॉट लेके रख देना, उनका ईमेल एड्रेस भी है, डायरेक्ट फोन नंबर भी है, मैं लिख दूंगा उसके अंदर, तो आप जरा उसको स्क्रीनशॉट करके रख दीजिए, वहां पर भी एक लेटर आप भेज दीजिएगा। और वो जो है स्टेट मिनिस्टर फॉर कोऑपरेशन एंड एग्रीकल्चर, सोशल जस्टिस एंड स्पेशल असिस्टेंस, फूड एंड सप्लाई, कंज्यूमर एंड माइनॉरिटी एंड मराठी लैंग्वेज, ऐसा उनका पद है एक्चुअली, मंत्रालय में बैठते हैं, उनका फोन नंबर भी है, मैं टाइप करूंगा, उनका ईमेल एड्रेस भी है, एंड ही इज बेसिकली सेक्रेटरी आई थिंक सो, बिकॉज नेक्स्ट उनका ही नाम दिया हुआ है। ऑनरेबल श्री बाला साहेब पाटिल जो है कोऑपरेटिव मिनिस्टर है, उनके बाद इनका नंबर आता है, तो इनको भी आप अगर आपका जो भी कुछ ग्रेवेंस है आप भेज दीजिएगा उनको। और मैं तो इतना ही चाहता हूँ कि आपको लड़ना है ना, लास्ट तक लड़ते जाओ आप, जैसे कि कपड़िया साहब ने भी नंबर दिया है, कुछ असिस्टेंट कपड़िया साहब भी देंगे, हमारे दूसरे भाई साहब भी थे वो भी आपको देंगे, कोऑपरेट करेंगे। नैमेश भाई 89 के अंदर कैसे फाइल करने का, क्या करने का, वो भी एक यानी कि आपको अच्छी सलाह देंगे। और मेरे लायक अगर कुछ होगा तो डेफिनेटली हम हेल्प करने का सोच रहे हैं,
यानी कि हमारे और भी कुछ कलीग्स है, उनके साथ में हम सोच रहे हैं कि एक ऐसा एक फोरम बना, ऑलरेडी एक फोरम हमने बनाया है, बहुत अच्छा फोरम चल रहा है वो, बाद में हम लोग लाइमलाइट में भी आ जाएंगे, बट एक फोरम ऐसा बनाएंगे कि कॉमन आदमी, जैसे कि मैं बोलता हूँ कि जैसे कि मैं भी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी में रहता हूँ बांद्रा में, मैं कोई कमेटी में वगैरह नहीं हूँ क्योंकि मैं घूमते रहता हूँ, इसके लिए सोसाइटी का काम नहीं कर पा रहा हूँ, इसके लिए मैं कोई पद वगैरह नहीं लिया है। बेसिकली हर सोसाइटी मुंबई के अंदर ना मुंबई डिस्ट्रिक्ट फेडरेशन मुंबई डिस्ट्रिक्ट फेडरेशन का मेंबर होता है, एंड मुंबई डिस्ट्रिक्ट फेडरेशन जो है वो पूरा सोसाइटी को गवर्न करता है। जब मैं एक फील्ड में नहीं था, जब मैं उनके पास जाता था एडवाइस के लिए, मुझे भी ऐसे कुछ चीज मालूम पड़ता है तो आई टू गो फॉर एडवाइस, तो उन लोग बोलता है नहीं, हम लोग सेक्रेटरी चेयरमैन या एमसी मेंबर रहेगा उनको हम यानी कि एंटरटेन करते हैं। तो आम आदमी को, आम पब्लिक को कौन एंटरटेन करेगा, इजंट इट? तो हमको फिर ऐसे फोरम कुछ बनाना चाहिए कि जहां पर हम कि हम एज ए मेंबर हम फाइट कर सकेगा दूसरे से, और जितना भी हो सकेगा मैं तो बोलूंगा कि लॉ के बुक्स पढ़िए, एक्ट पढ़िए, बायलॉज पढ़िए, उसके साथ में जो रिसेंट जजमेंट्स जो आता है गूगल में जाके चेक करिए। मैं तो बोलूंगा अवेयरनेस होना चाहिए। हेमंत जी, मुझे लगता है कि मैंने ज्यादा ही बोल दिया है, तो सब मेंबर्स को वंस अगेन थैंक्स। और एक सजेशन मैं और एक करना चाहता हूँ बिफोर आई फॉरगेट, क्योंकि 1986 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया था, तभी क्या है डिजिटल मीडिया वगैरह कुछ आया नहीं था, तो डिजिटल मीडिया, ऑनलाइन मार्केटिंग वगैरह वगैरह, व्हेन एज एंड व्हेन दैट टाइम चेंजेस ना, तो अमेंडमेंट हो गया। अभी 2019 में जो अमेंडमेंट हो गया ना, उसमें उसके अंदर एक पार्ट ऐड किया है उसने, वो पार्ट है यानी कि पूरा चैप्टर है वो, दैट इज ऑल्टरनेट डिस्प्यूट्स एंड रेजोल्यूशन सिस्टम का एक एडिशनल उसके अंदर चैप्टर ऐड किया है, एडीआर। सो उसी तरह से हम यानी कि आप लोग के जैसे जो सीनियर मेंबर्स है, एक्सपर्टीज लोग हैं, आप लोग सब आपके अनुभव वगैरह सब लेके हम एक फोरम बना के हम एक एप्लीकेशन डाल देंगे वहां पर कोऑपरेटिव मिनिस्टर, कोऑपरेटिव कमिश्नर के पास, बिकॉज ही इज इक्विवेलेंट टू, ही इज आईएएस ऑफिसर बेसिकली, तो काफी अच्छा अंडरस्टैंडिंग कर पाएंगे वो। तो हम ऐसा कुछ एमसीएस एक्ट में भी ऐसा कुछ एक्ट अमेंडमेंट कर लेंगे कि ताकि कोई जो एक्सपीरियंस्ड आदमी होगा उनको हम दे देंगे कि ऑल्टरनेट डिस्प्यूट्स का इश्यूज उनके पास पहुंचा के इमीडिएट विद इन 30 डेज या विद इन 45 डेज हम किस तरह से उसको रिजॉल्व कर सकेगा, किस तरह से उसको जजमेंट दे सकेगा, किस तरह से उनको हम बोलते हैं ना कि अवार्ड पास करेंगे, वो हिसाब से हमको अप्रोच करना चाहिए। क्योंकि सिंपल से सिंपल अगर मैटर पे होता है ना कि एप्लीकेशन भी डीआर के पास हम लोग करते हैं ना, ही गिव्स नेक्स्ट डेट, दैट इज आफ्टर 1 मंथ, और 1 मंथ के बाद सामने वाला नहीं आएगा तो और 1 मंथ। अभी मेरा एक दोस्त है, सिंपल एग्जांपल बताता हूँ कि देयर इज सम रिपेयरिंग वाज गोइंग ऑन इज बिल्डिंग, रिपेयरिंग चल रहा था, रिपेयरिंग करते करते बिल्डिंग इतना जूना हो गया कि उसका बालकनी टूट गई। अभी बालकनी का वो एस्टिमेट दिया नहीं था उसके अंदर, तो कॉन्ट्रैक्टर बोलता है कि मैं वो काम नहीं करूंगा, और सोसाइटी बोलती है कि तुमको तो काम करना है, क्योंकि आप काम करते करते वो बालकनी का एडिशनल आ गया है। आज भी वो बालकनी ओपन है मैडम, हेमंत जी, आज भी वो बालकनी करीबन मुझे लगता है 2 साल हो गया वो बालकनी ओपन है, कोई भी कभी भी गिर सकता है वहां से। उतने में कोविड भी आ गया, क्या करेगा? ठीक है सर, आपने जैसा सुझाव दिया, आई एम वर्किंग ऑन ए स्मॉल प्रोजेक्ट, आई एम वर्किंग on how to go about it. I'm working on creating an ADR forum, mutual forum, got nothing to do with the government. It will be an independent functioning forum by voluntarily participating society and the aggrieved members. वो फोरम का काम ये होगा कि आपका सुने, उसका सुने और अपना फैसला सुनाए। एक्सेप्टेबल है तो वेल एंड फाइन, नहीं एक्सेप्टेबल है then the forum will initiate through its legal cell to file appropriate legal proceedings against the aggrieved member and or against the society, if required against the department as well. So this will take a long time to work out, but it will be done, that is for sure. But it requires a lot of fine tuning. I am trying to circumvent, and I won't say circumvent, I am trying to cut out the government machinery from this ADR process. So it can be done. That is what I'm confident of. It requires fine tuning. One fine day we will have a Google Meet of this thing between like-minded invitee
people, and then we can proceed further. It can be done, sir, and it will be done. Please do It will that. be done. Only for करेंगे the, sir, only, जरूर please, करेंगे. please do that only in interest of the all the members and in the interest of the justice. Bas. Thank you very much. Thanks a lot. I am typing that main person's name on screen. After typing that, after posting that, you can take the screenshot of that. Sir, please put your contact details also in the chat box. Okay, I'll People do have requested your info. Please put in your. Oh, it is directly going there. सर ओसी नहीं होने से रीडेवलपमेंट में कुछ मेंबर्स को प्रॉब्लम आ सकता है, क्योंकि ओसी ये 8 जन लेने नहीं दे रहे हैं, मगर अगर रीडेवलपमेंट में गया हमारी हालत ज्यादा खास्ता हो गई है तो अगले 5 साल में कुछ तो होना ही है. तो ये कुछ इनका समझ में नहीं आ रहा फंडा. मेंबर्स को लॉस होगा, उनको फायदा होगा, कुछ बेनिफिट होगा, इसलिए ये ओसी नहीं लेने दे रहे. मिस्टर रमेश बाबू, नेमिश साहब पे एक टेक्निकल क्वेरी है. ऐसा उसी नहीं है, रीडेवलपमेंट करना चाहते हैं, हो सकता है, नहीं हो सकता. आप चूंकि रीडेवलपमेंट में बोल चुके हैं, कन्वेंस पे बोल चुके हैं, तो एक छोटा सा क्वेरी, शॉर्ट आंसर ब्रीफली. जब भी नया जो बिल्डर्स जो आते हैं ना, जब भी बिल्डर्स कोई भी प्रोजेक्ट में जब भी इन्वॉल्व करता है ना, ही इज रेडी टू स्पेंड द मनी लाइक एनीथिंग, वेदर दैट इज अ डिपार्टमेंट हो, बीएमसी हो, स्टैम्प ड्यूटी हो, या जो भी कुछ डिपार्टमेंट है, दे गो ऑन स्पेंडिंग इट. फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो, आपका बिल्डिंग का ओसी नहीं है. ओसी नहीं है तो क्यों नहीं है वो देखना चाहिए. ओसी नहीं है मतलब इसका मतलब ये एक ही हो सकता है कि एज पर द अप्रूव्ड प्लान जो बीएमसी ने सबमिट किया है उसके हिसाब से बिल्डिंग नहीं होगा, नंबर 1. या तो बिल्डिंग जब ओसी का टाइम आ गया था, तभी उस जमाने में ओसी का टाइम आ गया तो कुछ मेंबर लोगों ने एडिशनल कुछ कंस्ट्रक्शन किया होगा, जस्ट लाइक अ बालकनी एनक्लोज करना है या और कुछ करना है, वो होगा. या तो फिर क्या होता है, आईओडीसीसी करके होता है. आईओडीसीसी यानी कि इंटीमेशन ऑफ डिसअप्रूवल स्ट्रोक सीसी यानी कि कमेंसमेंट सर्टिफिकेट. And that means that BMC gives the permission to construct the building subject to some points which is given in IODCC. उसका compliance नहीं हुआ होगा, तो ये सारे compliance आज की तारीख में भी हम करके उसको ले सकते हैं OC. ओके, OC means occupation certificate. OC होगा तो फिर आपका कन्वेंस का काम भी होगा. अभी कुछ जगह पे विदाउट OC भी कन्वेंस ऑलरेडी है, कन्वेंस हो गया है, मगर इनको क्या है, ओसी नहीं देते हैं तो बिल्डर जो रिकंस्ट्रक्शन करने वाले हैं, रीडेवलपमेंट, वो हाथ लगा सकते हैं वैसी सोसाइटी को जिसको ओसी नहीं. कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है. There are many buildings. Those people are मतलब इनको कुछ फायदा होगा तब ये ओसी नहीं होने दे रहे. हमारे पहले गार्डन था, वहाँ उन्होंने बालकृष्ण जी आपका जरा माइक जरा म्यूट कर दीजिए. देना नहीं चाहता, ये प्रॉब्लम है. Okay, we will take in two last questions. One is by Mr. Balkrishnan, and then last by Mr. Kapadia, and then we will conclude today's meeting. Yeah. Mr. Balkrishnan, please go Sir, ahead. I also have one question. Yeah, Yes, sir, we have a society of about 98 members. There is some problem in one of the buildings. That is, the building, the flat plan is different, but it is constructed slightly with the modification. Because of this Urban Land Ceiling Act, it was in force at that time when the building was constructed. To overcome that, they have shown one flat as a split into 2 smaller flats, but constructed as one flat only. And we got OC, we got conveyance, and the society is managed very well. But presently, one new committee has come. They wanted to rake up this issue and ask all the members in that building to pay double service charge, double transfer fees, etc. So there is a fight going on between the residents of that one building and this new committee. How to resolve this issue? Mr. Ramesh Babu. You got my point, sir? Yes, your point is कि you are having double flat, but as per BMC records, it is supposed to be a single flat. Am I correct, or is it right opposite? Opposite.
Opposite. As per society So- record, it is single flat. As per the original plan submitted to the BMC, it is double flat. Okay. And now the society is looking to bifurcate this one appearing flat into two flats based on the BMC plans. Correct, sir? BMC, original plan. BMC original plans. Original, but there is no provision to bifurcate the flats because there are only single entry, single kitchen, single bathroom, single toilet like that. There is how it can be bifurcated. There is no provision for doing that. What about the property tax bill? Is it showing two flats or Only one single. flat? Only single. That is confirmed? Yeah. No, not possible. Because my brother has two flats, they converted into one, but they have to charge entire thing as a two flats only, individual two flats, because maintenance will come also in two flats, 4 and 5. Flat number 4, flat number 5. You may make it one place, one flat, but the original plan is what? There was a 4 number and there was a 5 number. So you have to do double. You have to give both the flats maintenance, everything double. You can't give one. You can't fight for one because I have one. No, you made two flats one. That's No, what we your are not made. The builder has constructed single flat. बिल्डर को बोला जाता है. He has not constructed two flats at all. At no time it was two flats. No, builder के map के अंदर. Even the beams and columns will not support dividing into two. Then Mr. Balakrishnan, you are sure that your flats property tax assessment is assessed to one flat in that particular area. मानो आपका फ्लैट का एरिया 500 स्क्वायर फीट है ना मिस्टर बालकृष्णन 501 फ्लैट नंबर 500 स्क्वायर फीट का एरिया am I correct? This is the single thing या 500 मिस्टर बालकृष्णन 501 290 मिस्टर बालकृष्णन 502 ऐसा अलग से दिया हुआ है. In the original plan submitted, it is 501, 502, but in the society record, it is only one flat. And they have allotted membership also single, society membership. No, I'm asking is ki what is, how these two flats, so-called BMC plan ke do flats, how is it assessed in the property tax? As single flat. It's single flat. Mr. Ramesh Babu, any comment? See, first of all, I'll tell you, I will explain you about the ULC, Urban Land Ceiling Act 1976. Yeah, right. See, तभी क्या हुआ करता था कि किसी के पास अगर 500 मीटर के ऊपर अगर जमीन किसी का होता है बॉम्बे में, देयर वर ऑल ओवर इंडिया में ABCD ऐसा 4 स्टेट्स थे अलग अलग, 4 बाइफरकेशन किया था. जैसा बॉम्बे, मुंबई, आई थिंक कलकत्ता, मद्रास एंड सम अदर, अभी तो भूल गया वो 76 का वो कानून था. तब ओनली द वन पर्सन एजेड 18 एंड अबव he can hold only 500 square meter of land in Mumbai, so which comes under the A grade. तभी घर पे अगर 10 आदमी होगा तो they are eligible to hold the land up to 5000 square meters. और उसके ऊपर कुछ भी अगर ज्यादा होता है 5000 के ऊपर का अगर कुछ भी अगर एरिया होता है तो गवर्नमेंट उसको ले लेती है. और गवर्नमेंट ले लेती है उसका गवर्नमेंट क्या करती है, फॉर एग्जांपल एक तो लोअर क्लास लोगों के लिए या तो इकोनॉमिक लोगों के लिए या स्लम रिडेवलपमेंट हो या और कोई डेवलपमेंट हो या किसी को अलाउट करना है या तो फिर 10% का फ्लैट जिसको हम लोग अभी तो 5% हो गया, 10% फ्लैट विच इज गिवन बाय द महाराष्ट्र गवर्नमेंट टू द लाइक स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में जो है प्लेयर्स है या तो फिर और ऐसे लोगों को लोग अलॉटमेंट करते थे. और भी उसमें एक चीज होता था तभी कुछ ऑर्डर्स अगर यूएलसी के ऑर्डर्स अगर देखेंगे कि अगर आपके पास अगर समझो 10 लोग है 5000 एरिया आपको यानी कि एग्जम्प्टेड है पर आपके पास 6000 एरिया है या 10000 एरिया है तो तब उसके अंदर क्लॉज डालते थे, ठीक है भाई तुम 10000 एरिया या डेवलप करो पर उसके अंदर लोअर हाउसिंग ग्रुप के लिए इतना आप बांध के दे दो. तो उसमें का शायद आपका फ्लैट का वो प्लॉट ऑफ लैंड होगा और उसके अंदर आपको दिया होगा पर्टिकुलरली ये प्लॉट के ऊपर इतना ही मैक्सिमम इतना फ्लैट्स बना के दे दो. ये चीज हो गया होगा और वो टाइम पे ऐसा हो गया होगा कि जैसे आप और मेरे जैसे तभी तो 76, 75, 80s का शायद आपका 80 का बिल्डिंग होगा शायद मुझे लगता है
Correct? Isn't In it? the late 80s, early 90 it was occupied. Yeah, I told you. हाँ. तो कभी ऐसा था कि कभी फ्लैट बड़ा बना दे, उन लोगों स्कीम के अंदर ऐसा बोल देते थे कि 20 फ्लैट जो है ये एरिया का आप किसी इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरिया के लिए बना दो, से फॉर एग्जांपल 500 एरिया या 800 स्क्वायर फीट या 600 स्क्वायर फीट. Correct. अभी 600 स्क्वायर फीट लेने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है, पर मुझे वो लेना है. तो बिल्डर क्या करता था, 2 फ्लैट में डिवाइड करके एक करके बेचा होगा, ऐसा मेरा assumption है, नॉट ओपिनियन. तो इसके लिए नहीं, तब से लेके अभी तक वो कंटिन्यूएशन में है अभी. Actually, क्या sir, see, there are 4 buildings. He submitted this other buildings, 1 bedroom hall kitchen, and 1 building 2 bedroom hall kitchen, because the plot layout is such that he can construct only maximum utilization only in that. Correct. But then municipality rejected that, so he did that paper bifurcation. Yes. But constructed only because he has already advance booking he has taken for that. Mr. Balakrishnan, I will suggest to you. Mr. Balakrishna ji, I will add something more. If you read your flat agreement copy, ULC order might be enclosed to that your flat agreement copy. That Okay. order is under. I hope that that section is 6(1). वो ऑर्डर के अंदर सारे चीज लिखा होगा कि इतना प्लॉट एरिया है, इतना एग्जम्प्टेड है, और इतना वो इकोनॉमिकल बैकवर्ड के लिए बनाना है, इतना लोअर. We have followed that. This was 4,000 square meter land. We have surrendered 12% of the land to government for infrastructure development. Yes. And flats also were allotted to government nominees to certain percentage of the flats. Yeah. These things were done. That you are right in that. Thank you, sir. Thank you very much. Excuse me, Yeah. friends, we will conclude it. It's quite late. Yeah. You Mr. can Balakrishnan, suggest where we can approach for rectification of this problem. Yes, Mr. Ramesh Babu ka details is already there in the chat box. Okay, I will then. If still anybody's details are required, please phone me up. I'll do the needful. I have So not participants, we will conclude this session. Yes. I'll thank Mr. Naimish Brahmabhatt and Mrs. Sunita Agarwal for their participation and giving in their experiences to everybody. Thank you. Mr. Ramesh Babu, we will conclude for today. Yeah, 1 second. I have shared that 9:42 p.m. I have shared the Mantralaya's name and the department name, phone numbers, and email address also. Yes, sir. Yes, sir. And I'll hold on for to that screen for 1 more minute, then we will discontinue. Please, sir. Please. Okay. It was a very nice discussion. A lot of information we could get. I had one Yes, sir. question. Mr. Kapadia? You see, we are a society of 138 members. So 9 people were on the committee and 2 were ladies. Both the ladies resigned and other committee members also resigned. Now only there are 6 people in the committee. Can that committee legally function? 6 people तो minimum quorum है, they can function. Quorum तो meet हो रहा है ना managing committee का. The quorum is being met, the quorum is being fulfilled. So there is no harm in continuing. Okay. As long as there is a quorum, managing committee members quorum in an MC meeting, you can function. All right. Oh. Okay, sir. We will conclude for today's session. Thank you, Mrs. Sunita Agarwal, once again, and thank you, Mr. Thank you, sir. But once again, thank you. Good night, everybody. Good night.